नमस्ते संजय कुमार झा जी। जी प्रणाम। अभी 2025 में इनकम टैक्स एक्ट को रिफॉर्म किया गया और बदलकर 1961 को बदल के 2025 लाया गया। क्या बदलाव की क्या आवश्यकता थी और क्यों किया गया ऐसा? जी जी, तो इस संदर्भ में जो आज हम लोग ये टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि आयकर अधिनियम 2025, तो यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। लगभग 6 दशकों से ये 1961 की लागू की गई आयकर अधिनियम चल रहा था। तो वो 1961 का जो कानून था अपने समय में प्रभावी था, लेकिन आज के जो डिजिटल और गतिशील और वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके लिए एक सरल, पारदर्शी और आधुनिक ढांचे की आवश्यकता थी। तो यह नया आयकर जो अधिनियम 2025 है, इसकी आवश्यकता का इसका मूल उद्देश्य था कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सहज करना और तकनीकी के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ाना और जटिल प्रावधानों को और लंबी जो कानूनी व्याख्या थी उसको समाप्त करना और समझने योग्य प्रणाली बनाना, आम लोगों के लिए एक सरल प्रणाली विकसित करना। और यह कानून की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें डिजिटल इंटीग्रेशन और फेसलेस सिस्टम पर महत्व दिया गया है और इसमें न केवल करदाता और विभाग के बीच में अनावश्यक संपर्क कम होगा बल्कि पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा। तो साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के माध्यम से कम दरों और सरल संरचना पर व्यापक जोर दिया गया है, जिसमें अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से आयकर जो अधिनियम है उसका अनुपालन कर सकें, स्वेच्छा से टैक्स दे सकें। तो यह कानून केवल राजस्व बढ़ाने के लिए माध्यम नहीं रह गया बल्कि एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और कर संस्कृति को विकसित करने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। ईमानदार करदाताओं को सुविधा, टैक्स की चोरी दोनों के लिए सख्ती और इसी संतुलन के बीच में इस कानून को संशोधन करके लाया गया है। अतः मैं कहना चाहूँगा कि आयकर अधिनियम 2025 भारत में एक पारदर्शी, डिजिटल और सशक्त अर्थव्यवस्था को लाने में एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी कदम साबित होगा। तो ये जो अभी तक पिछले साल तक जो देख रहे थे हम लोग, 2 तरह का टैक्स सिस्टम जो था, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, तो क्या अब आने वाले समय में ओल्ड टैक्स रिजीम को समाप्त कर न्यू टैक्स रिजीम में कन्वर्ट किया जाएगा या फिर दोनों रहेगा? नहीं, अभी तो दोनों है। अब आने वाले समय में क्या होगा, देखिए है ना, इन लोगों ने उच्च वर्ग को कानून में भी जो नया सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, तो न्यू जो सिस्टम है उसको मध्यम वर्ग के वेतनभोगी लोग, वो लोग उसको ऑप्ट करेंगे। और जो पुराना सिस्टम है, ओल्ड रिजिम, उसमें पूंजीपति लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग उस सिस्टम को ऑप्ट करेंगे। तो ये तो कहिए ना कि हमारे देश में वर्गों को ध्यान में रख करके नया प्रणाली, ये जो कर प्रणाली है उसको रखा गया। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इसमें सोशल सेक्टर को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? देखिए, इसमें कुछ है नहीं सोशल सेक्टर के लिए या बिजनेस सेक्टर के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ITR फाइल करना पड़ता था उसमें थोड़ा सरल किया गया है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है इसमें। जो इनकम टैक्स में आपका 12A था, 80G था, उसे भी चेंज कर दिया गया है ना, वो सब वैसे ही है। और ITR 7 जो फॉर्म है उसको कुछ सरल किया गया है। नहीं तो 12A 80G का भी फॉर्म को चेंज किया गया, सेक्शन बदल दिया गया। हाँ, तो वो सब तो चेंज होगा ही ना, लॉ चेंज हो गया है तो फॉर्म भी चेंज होगा और सेक्शन बदल दिया गया। सेक्शन तो फिर नए ढंग से वो सीरियल बना करके रखते हैं।
तो इसमें फाइलिंग के लिए क्या गाइडलाइन है या कुछ है? देखिए, फाइलिंग के लिए तो हर जितने भी फॉर्म हैं सब में अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस टैक्स में जो कानून का मूल उद्देश्य है कि इसमें सरलता लाई जाए, पारदर्शिता लाई जाए और टैक्स सिस्टम को विश्वास के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये काम किए गए। लेकिन भारत में टैक्स पेयरों के साथ हमेशा भेदभाव किया गया है और इसमें भी लगभग वही चीज़ है। जहाँ तक विदेशों में आपके जो टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हें एक खास प्रिविलेज मिलता है, इंडिया में तो कुछ नहीं मिलता है। आप टैक्स दीजिए तो भी आपको वही मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो भी वही मिलेगा। तो फिर फायदा क्या होता है? से तो हिंदुस्तान में भी लाभ है ना, यहाँ भी लाभ है। हम टैक्स पे करते हैं, हमारी जो कैपिटल बढ़ती जाती है और उसके आधार पर हमको वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। अगर हम उद्योग वगैरह लगाते हैं या कोई सोशल इंटरप्राइजेज का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसमें तो हमको लोन मिलने में सुविधा होती है ना। नहीं, सिंपल जो मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं और आप लगातार टैक्स पे कर रहे हैं, बाद में रिटायरमेंट के बाद क्या आपको सोशल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है? हाँ है, वो तो यहाँ नहीं मिलती है, तो जबकि विदेशों में मिलता है। देखिए, विदेश का जो वातावरण है और भारत का वातावरण दोनों में तो अंतर है। यहाँ सरकार इस सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत ओल्ड एज लोगों को ये अनुदान देती है। विदेशों में ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ टैक्स देने से अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हो सकता है भारत की सरकार भी बाद में ये सब बात सोचे। लेकिन अभी जो इस एक्ट का उद्देश्य है वो सरलीकरण है, डिजिटलाइजेशन है और फेसलेस असेसमेंट है, तो इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्य उद्देश्य ये था। और जो इनकम टैक्स के फॉर्म हैं उसमें कुछ सरलता प्रदान की गई है। लेकिन हमारा जो पहले का इनकम टैक्स अधिनियम था 1961, वो बहुत जटिल था। अब कहिए कैसे जटिल था? तो ये पुराना अधिनियम में 819 सेक्शन था, धाराएं थी, और उसमें जो प्रत्येक अध्याय है उसमें अनेक प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, अमेंडमेंट्स ये सब हुआ करता था। सेक्शन और भाषा जटिल हुआ करता था, अब व्याख्या पर निर्भर करता था। नया जो आयकर अधिनियम है इसमें मात्र 536 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, और 23 जो है सो अध्याय हैं, चैप्टर हैं। भाषा इसका अधिक सरल है, अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और सेक्शन को जो क्रम और लॉजिकल बनाया गया। अब पहले क्या होता था? पहले कॉम्प्लेक्सिटी था, क्लियरिटी नहीं थी। तो पहले के जो कानून में जो कॉम्प्लेक्स मैटर था उसको क्लियरिटी में बदल दिया गया है इस नए नियम में। अब पहले क्या था, हम लोग असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर ये सब बोलते थे, तो उसमें लोगों को समझ में नहीं आता था। ये पुराने कानून में प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, जैसे 31 मार्च 25 को अगर आप, तो ये प्रीवियस ईयर का, असेसमेंट ईयर एक साल आगे बढ़ा के 25-26 किया जाता था। अब ये व्यवस्था को नए कानून में हटा दिया गया और केवल एक टैक्स ईयर का चर्चा किया गया, टैक्स ईयर। तो थोड़ा इसे हमने जो लोगों की जो कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पाते थे लोग, तो इसको सरलीकरण किया गया। करदाता को इसे समझने में आसानी होगी और नोटिस, आकलन और रिटर्न में भी सहायता प्रदान होगा। ये कॉम्प्लायंस का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। देखिए, ये प्रैक्टिकल करने पर मालूम होगा। लेकिन आपने जो कहा फेसलेस में सुविधा होगी, फेसलेस में सेटलमेंट आसानी से होता है, चक्कर नहीं होता, लेकिन फेसलेस में अपनी बात रखने का समय कहाँ मिलता है? अगर मेरे पास किसी का असेसमेंट हो रहा है, असेसमेंट में हमको 300 पन्ने का बैंक स्टेटमेंट लगाना है, तो पहले तो 300 पन्ने वहाँ जाएगा नहीं, उसको कम्प्लेक्स कर आप भेजिएगा। आप उसको बता नहीं पाइएगा फेसलेस में कि किस जगह पे क्या एंट्री है, कौन सा एंट्री को लेकर आपने नोटिस किया है, ये बताना मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा क्या है कि व्यवहार पर पड़ता है, ऐसा सब जगह नहीं है। आपको कहीं इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर के कारण हुआ होगा। हर लोगों का अपना
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा समय देते हैं फेसलेस असेसमेंट में। आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं वो भी लेते हैं, और डिसीजन आपसे पूछ करके किस दिन डिसीजन देना है, तो ये सब बात तो वहाँ सावधानी है। उन लोगों का भी अपना SOP है, उसका वो लोग अनुपालन करते हैं। अगर किसी केसेस में अगर इस तरह की दिक्कत है तो विभाग को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को इस सब को चिट्ठी लिख करके आप बता सकते हैं कि हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुनी गई। ये देखिए, ये कोई एक व्यक्तिगत समस्या हो सकता है, लेकिन ये पूरे सिस्टम पर अगर उठाए तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की फेसलेस असेसमेंट में कोई बहुत दिक्कत है। तो जो नए कानून आए हैं इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे टैक्स पेयर्स को? टैक्स पेयर को ये देना चाहेंगे कि अब देखिए, इसमें ये जो कानून आया है इसका कंप्लायंस का जो फ्रेम वर्क है, तो उसमें बहुत सारी आसानी है। आसान फाइलिंग होगा और सरल नोटिस और कम एम्बिगुइटी मिलेगी। बेहतर जो है सो डिजिटल फॉर्मेट में डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ काम करने का इसमें मौका मिलेगा। पहले तो था नहीं, पहले डिजिटल रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन ये एक्ट अब डिजिटल समन जारी करेगा, नोटिस जारी करेगा, और आप जो डिजिटल उसको भेजते हैं प्रूफ, उस पर काम होगा। तो थोड़ा सरलता होना चाहिए। ऑनलाइन मोड में ये काम आई है, अब देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। तो ये डिजिटल इंटीग्रेशन होने से बेहतर जो असेसमेंट में समय लग जाता था या फिर मामला कोर्ट में चला जाता था, उस सब में कमी आने की संभावना है। मतलब आपके ओपिनियन से ये टैक्स स्ट्रक्चर फुल प्रूफ है, और आने वाले समय में इसको फुल प्रूफ इसलिए अभी नहीं कह सकते हैं कि देखिए, प्रैक्टिकल जब इसका होगा तब क्या क्या समस्याएं उठती हैं, तो इसको देखने के बाद अभी मैं इसको फुल प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तो इनकम टैक्स में आप देख रहे होंगे 2014 के बाद से निरंतर एक्सपेरिमेंट ही किया जा रहा है। देखिए, जो ये हम लोगों का 1961 का कानून था, वो मूलतः विदेशी जो आकलन है उसके आधार पर था। अभी जो हम लोग की सरकार है, वो हमारे जो अपनी व्यवस्था थी, अपनी परंपरा थी, जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा थी, जो हमारे सनातन का श्रेष्ठ नीति था, उसको धीरे धीरे फॉलो कर रही है। और सब जगह फॉलो कर रही है कि भारतीय परंपरा के हिसाब से खेती क्या हो, भारतीय परंपरा के हिसाब से चिकित्सा व्यवस्था कैसा हो, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर न्याय व्यवस्था कैसा हो, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर अर्थव्यवस्था कैसा हो। तो हम इसको अच्छा समझते हैं। लेकिन जहां आपने अभी कहा डिजिटल हो जाएगा, तो आपको याद होगा हर साल जब लास्ट में फाइलिंग करते हैं तो सर्वर ही काम नहीं करता है। देखिए, ये सब टेक्निकल है, इसको हम लोग लॉ में लॉ के दृष्टिकोण से मत कहिए। लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपके यहाँ सर्वर ही काम नहीं करता है तो कंप्लायंसेस कब दीजिएगा और फाइलिंग कब करेंगे? देखिए, इसमें लोग समय बढ़ा देते हैं, इस तरह की समस्याएं आती है तो जो लास्ट डेट होता है वो बढ़ जाता है। हमने देखा है इस तरह का, इसलिए इसको कोई बहुत बड़ा बात मैंने नहीं कही है। और जो मैन हैंडलिंग व्यवस्था है उसमें तो कभी ना कभी हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। तो जिस तरह से इनकम टैक्स में बदलाव आया, क्या जीएसटी में भी बदलाव आने का संभावना है? नहीं, अभी जीएसटी में कोई नहीं। जीएसटी पार्ट 2 हो गया है, अभी ये चलेगी। हालांकि उसमें भी बहुत खामियां हैं। अब जीएसटी 3.0 जो है वो लाना चाहिए, लेकिन अभी सरकार नहीं लाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में तो ये जीएसटी में चेंजेज आए हैं। तो अब बाद में सरकार को अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम समझ में आएगा, कंप्लेंट्स मिलेंगे, तो हो सकता है सरकार जीएसटी में भी परिवर्तन करे। और एक प्रश्न सबसे बड़ा है ऑडिट को लेकर। बिहार में एजुकेशन सेक्टर में ऑडिट के नाम पे खानापुरी की जाती है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी का मामला है।
आप बिहार के जो ये 15 जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में मेरे पास बहुत जानकारी है। मैं ऑडिटर भी रहा हूँ विश्वविद्यालयों का, तो मेरी तो जानकारी है। सबसे बड़ी बात है क्या कि बिहार का जो ये यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 है वो अभी के समय के लिए उपयुक्त नहीं है। अब कहिएगा कि बिहार सरकार के जो यूनिवर्सिटी हैं उनके पास बैलेंस शीट नहीं है। सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार के अधिकारी पदाधिकारी नेतागण इन लोगों को नहीं मालूम। और हम तो ये कहेंगे कि यूनिवर्सिटी एक्ट बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके जितने भी पदाधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, एफए हैं, एफओ हैं, सबके पास रखा रहता है इतना मोटा किताब, लेकिन उसको कोई न पढ़ता है न जानने की कोशिश करता है। अब सेक्शन 52, 53, 54 ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 कहता है कि एक क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट पर्सन को ऑडिटर के रूप में नियुक्त करना होगा, जो आज तक हुआ ही नहीं बिहार में किसी यूनिवर्सिटी में। और बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के पास बैलेंस शीट नहीं है, और बैलेंस शीट नहीं है तो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम खत्म हो गया। ये बात मैंने कई बार चार्टर अकाउंटेंट डेलीगेट्स के साथ ये लोक भवन राजभवन जा करके वहाँ पर माननीय जो चांसलर हैं, राज्यपाल हैं, उनको मैंने कहा कि विश्वविद्यालयों के सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय के पास बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं। विश्वविद्यालय को ही मालूम नहीं कि मेरे पास कितना लैंड है, मेरे पास कितना बिल्डिंग है, मेरे पास कितना फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, उसको अपने एसेट रजिस्टर भी नहीं। तो यूनिवर्सिटी को लोग कितना पैसा भेजें, वो वेतन पर पेंशन के नाम पर मांगेगा। अभी मधेपुरा यूनिवर्सिटी जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, वो क्या कहा कि मेरा पैसा घट गया, वेतन का पैसा घट गया, पेंशन का पैसा घट गया, और दीजिए और दीजिए। अरे कितना दें, इसकी भी जानकारी जो है इसको विश्वविद्यालयों को नहीं है कि वो कितने का डिमांड जो है वो रेज करें कि हमको अपने खर्चा के लिए कितना पैसा चाहिए। सबसे बड़ा बात मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 को अमेंडमेंट किया जाए। वो एक्ट इतना पुराना हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले उस जमाने में 1976 के जमाने में फाइनेंस प्रोफेशनल कम हुआ करते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, लॉ में प्रोविजन दे दिया जो फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का रिटायर्ड आदमी होगा, और एफओ जो होगा वित्त पदाधिकारी फाइनेंस अफसर, वो बिहार एजी के रिटायर्ड आदमी होंगे। तब ये लोग जो फाइनेंस को डील करने वाले लोग हैं यूनिवर्सिटी में, वो रिटायर्ड पर्सन हैं, वो भी कहाँ C&AG के लोग हैं, उनको डेबिट क्रेडिट नहीं आता CAG को। अरे CAG क्या करती है, C&AG करती है कि वो चार्टर अकाउंटेंट्स का पैनल बना के रखती है, और पहले वो चार्टर अकाउंटेंट को कहती है कि आप लोग ऑडिट करिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। कारण जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स है, जो बैलेंस शीट है, एसेट लायबिलिटी का पोजीशन है, उसको वो चार्टर अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवा लेती है। और चार्टर अकाउंटेंट ये डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट, इस सब में माहिर होते हैं और वो प्रेजेंटेशन बना के देते हैं। लेकिन आप जाइए बिहार के किसी विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में जाइए ना, PPU में जाइए ना, मगध में, इन लोगों के पास जो सेक्शन 52, 53, 54 के हिसाब से जो ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, ये बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ, डिफरेंट शेड्यूल्स के साथ कि एसेट पोजीशन क्या है, एकदम क्लैरिटी में कि पिछले साल तक कितना था, इस साल कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, नेट कितना है, ये सब कुछ है ही नहीं। इसलिए विश्वविद्यालय के लिए तो बाद में आइए ना, तो उसको हम लोग बाद में, ये बहुत बड़ा इशू है। बिहार में जो 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ का ये उच्च शिक्षा का बजट है, उसमें तो पूरा घालमेल है। आज तक कोई सरकार इसको ठीक नहीं कर दिया। अभी नया मुख्यमंत्री आए, मैंने यूनिवर्सिटी से संबंधित
ढेर सारे, एक बार दिया भी था लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। जब वो वित्त मंत्री थे अभी नए में जो मुख्यमंत्री आए हैं उनको दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक बार फिर जाएंगे। ये हमने लिखा है कि बिहार में आर्थिक नेतृत्व क्यों चाहिए, एक मेमोरेंडम तैयार किया है और इस मेमोरेंडम को लेके जाएंगे कि बिहार को चाहिए एक आर्थिक नेतृत्व। अब हमारे इसको लीजिए ना कि योगी जी जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन पर कैसे ले जाया जाए, इसका काम वो बहुत पहले से कर रहे हैं। जब पहले ही बार वो मुख्यमंत्री बन के आए तो उन्होंने इकोनॉमिस्ट को बैठाया और ये चैप्टर दिया कि हमारा जो अभी 10 लाख करोड़ के इकोनॉमी है तो 20 लाख के करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसका कार्यान्वयन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपने बिहार में खास करके फाइनेंस के बारे में तो कोई कुछ समझता ही नहीं ना। यहाँ के मंत्री को छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को, जो अधिकारी पदाधिकारी जो IAS अधिकारी गण हैं जो बहुत विद्वान होते हैं, अहंकारी भी उतना ही होते हैं, उन लोगों को भी कुछ समझ में, फाइनेंस समझ लेंगे, लॉ समझ जाएंगे IAS अधिकारी, मेडिकल साइंस भी समझ जाएंगे। IAS अधिकारी के हाथ में सारी व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था दे करके आपने बर्बाद किया। एक से एक भ्रष्ट है IAS अधिकारी, और न जाने ये IAS अधिकारी को नौकरी से हटाने में क्या दिक्कत है। संजीव हंस इतना भ्रष्टाचार किया, खुलेआम भ्रष्टाचार किया, लेकिन फिर सरकार उसको राजस्व विभाग में सेक्रेटरी बनाकर रख दी। तो सबसे पहले ये तो चैलेंज है प्रधानमंत्री को, सब कुछ का रिफॉर्म करते जा रहे हैं। UPSC का रिफॉर्म करके दिखाइए, तब समझेंगे कि 56 इंच का सीना है आपको। हमारे देश को ये ब्यूरोक्रेट्स के कारण, IAS, IPS, FS, इन लोगों के कारण कितना नुकसान है, इसका मेजरमेंट करना चाहिए। देश के विकास को ये IAS लोग चूना लगा रहे हैं। तो ये IAS के चयन की जो आजकल एक्ट में संशोधन कर रहे हैं, डिजिटल बना रहे हैं, हर चीज में पारदर्शिता ला रहे हैं, तो ये UPSC 2 शुरू करना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको छेड़छाड़ किया, प्रधानमंत्री द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया है उसको छेड़छाड़ किया, प्रधानमंत्री को जो नहीं करना चाहिए था वो किया। लेकिन वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि UPSC में हम लोग रिफॉर्म लाएंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लाया। और प्रधानमंत्री तो बोलते भी नहीं, क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा मैनेज किए हुए व्यवस्था पर आधारित है। ये प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स ही उनको मैनेज करके रखता है, तो उनके दुलरुआ है तो उनमें कैसे परिवर्तन करेंगे। तो ये देश की दुर्गति है। जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे शिक्षा में बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में आपने चर्चा कर दी, तो इतना पुराना अधिनियम है, वो बाबा आदम के जमाना का, 19 देश की आज़ादी के समय 1976 का जो है वो एक्ट है, उसको 2025, 26, 27 के हिसाब से लाना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में क्या है ना कि वित्त व्यवस्था देखने के लिए 2 व्यक्ति हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर। अरे यूनिवर्सिटी को अगर ऐसे देखें तो चेयरमैन होते हैं वाइस चांसलर, सेक्रेटरी होते हैं रजिस्ट्रार, और ट्रेजरर होते हैं ये फाइनेंशियल एडवाइजर, जो C&AG के रिटायर्ड पर्सन होते हैं। वो लोग कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, ना उनको कभी किसी से मिलने की आवश्यकता है। अब रिटायर्ड आदमी को इतना महत्वपूर्ण पद दे दिया आप। और दूसरा कौन है सुनिए, दूसरा है AG का जो रिटायर्ड है, वो फाइनेंस अफसर है। उसका क्या काम है फाइनेंस अफसर का? किसी भी यूनिवर्सिटी में कैश बुक नहीं मिलेगा, बैंक बुक नहीं मिलेगा, फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं मिलेगा, वाउचर नहीं मिलेगा, रिसीट नहीं मिलेगा। मैं तो यह चुनौती देना चाहता हूं बिहार के राज्यपाल को, बिहार के मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव को, कि यूनिवर्सिटी में जो आप लोगों ने कोढ़ पाल करके रखा है, इसका समाधान करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनावे। आपने जो AG और C&AG के जो रिटायर्ड पर्सन है उनको रख दिया, जिनको डेबिट क्रेडिट के बारे में मालूम नहीं, जो सिंपल
अकाउंटेंसी का मामला है तो कैसे बैलेंस शीट, जब तक विश्वविद्यालयों में बैलेंस शीट नहीं मिलेगा। अरे जानते हैं बैलेंस शीट नहीं है तो क्या इससे क्या क्या सामान, किसको कितना एडवांस कब दिए, उसका वो एडजस्टमेंट या रिकवरी हुआ कि नहीं, ये नहीं मालूम यूनिवर्सिटी को। क्यों? तो वहां बैलेंस शीट नहीं है, पिछला मेरा क्या लायबिलिटी है नहीं मालूम। अरे जब आपको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल फिगर मेरा क्या है, ऑडिटेड बैलेंस शीट रहता है तो उसमें सारे फिगर एज ऑन 31 मार्च रहता है, इस साल में इन मदों में इतना खर्चा हुआ, ड्यूली सर्टिफाइड। जब आपके पास में एक्चुअल फिगर है ही नहीं तो बेवजह ही बजट उजट का नाटक करके ही करोड़ों रुपया क्यों खर्च करते हैं। जब एक्चुअली फिगर नहीं है तो प्रोजेक्टेड कैसे होगा। तो इसलिए पूरा ड्रामा है बिहार के विश्वविद्यालयों में। बिहार के विश्वविद्यालय केवल प्रमाण पत्र बांटती है, पोस्ट ऑफिस का काम करती है, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी पास होता है। टॉपर तो यहां किसी को बना दिया जाता है शिक्षा माफिया से निपटने के लिए। इतनी इच्छा शक्ति नहीं बिहार के शिक्षा मंत्री को, खास करके तो ये यूनिवर्सिटी के मामला में इसलिए कहते हैं कि इन लोगों ने एक ऐसी लाइन खींच के रख दी है कि यूनिवर्सिटी का मामला, ये ऑटोनोमस बॉडी का मामला केवल गवर्नर देखेंगे, राज्य सरकार के अधिकारी पदाधिकारी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं, और रजिस्ट्रार वाइस चांसलर को मीटिंग में नहीं बुला सकते हैं, बुलाएंगे तो केवल कुलाधिपति गवर्नर साहब बुलाएंगे। और ये जो बीच में गैप हो गया तो यूनिवर्सिटी वालों को पूरा मौका मिला। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ये एरियर उरियर इस सब को चेक कीजिए, इस सब पैसा लेकर के एरियर बनाता है। आपका एरियर एक्चुअल अगर 42,000 बना तो उसको वो 72,000 बना देगा और आपसे पैसा ले लेगा। और ये देखने वाला कोई नहीं है, ना इंटरनल ऑडिटर है ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ऑडिट सिस्टम है ही नहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में। मतलब कैश बुक ले जाएगा कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना। अब जाके देखिए ना, अगर वो कुछ रखे भी हुआ है तो ऑडिट नहीं हुआ, तो मतलब आप तो अपना कैश बुक कुछ भी लिख सकते हैं, ऑडिटर आके उसको सर्टिफाई करेगा तब ना मानेंगे कि ठीक है कैश बुक है। ऑडिट होता ही नहीं है। कहिएगा कि ऑडिट नहीं होता, अरे उन लोगों को कुछ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है यूनिवर्सिटी वालों को, तो इसलिए कभी कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला लिया, यूटिलाइजेशन दे दिए। बट यूनिवर्सिटी एज ए होल, टोटल एसेट्स, टोटल कैपिटल लायबिलिटी, फंड का जो पोजीशन बनना चाहिए बैलेंस शीट में से वो समझ में आता है, वो है ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी के पास। चले सब रिफॉर्म करने के लिए, जब फाइनेंशियल वित्तीय व्यवस्था ठीक नहीं तो प्रशासनिक व्यवस्था भी गड़बड़ होगी और एकेडमिक जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी गड़बड़ होगी। और ये गड़बड़ है बिहार में। प्रतिदिन अखबार में कितने गवर्नर आए, कितना भाषण दिए, कितने यूनिवर्सिटी गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए मैं बिहार के गवर्नर को, जो माननीय महामहिम हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आप चार्टर अकाउंटेंट्स को एक टीम बना करके, और ये जो विश्वविद्यालय अधिनियम में फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस अफसर का पद दिया हुआ है, उसको एबोलिश कीजिए, उसको हटाइए और एक चार्टर अकाउंटेंट फुल टाइम रख लीजिए। बेवजह जो 2 आदमी को वेतन दे रहे हैं उसके बदले में एक आदमी काफी है। चार्टर अकाउंटेंट रहेगा, वो फाइनेंशियल एडवाइजर का भी और फाइनेंस ऑफिसर का भी काम करेगा और एक्यूरेट काम करेगा, डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, सालाना ऑडिट होगा और जो वित्तीय व्यवस्था है वो कंट्रोल में रहेगी। तो इतना मैंने लिखा राजभवन को, कुछ राज्यपालों को जाके मैंने कहा कि आप चलिए, आप सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो केवल सैलरी अकाउंट का जो है सो ऑडिट इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, तो 50% टीचर जो है सो अवैध नजर आने लगेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाए विश्वविद्यालयों के सैलरी अकाउंट का तो आधा जो है 50% टीचर प्रोफेसर जो जाली सर्टिफिकेट, महामहिम लोग जब थे मुख्यमंत्री, उन लोगों के कृपा पात्र रंजन यादव जी एक ठेकेदार थे शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के, उनके हिसाब से
लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनकी कोई प्रतिभा नहीं, वो बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक प्रिंसिपल बने हुए हैं। जो भ्रष्टाचार में जो गबन किए हुए हैं, वो मगध यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर बना दिए गए हैं, जिसका कोई चरित्र नहीं, वो वाइस चांसलर बन जाता है तो पटना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाता है। तो यहाँ तो पूरा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बिहार के ये जो लोक भवन, जो राजभवन है, जो राज्यपाल हैं, जो कुलाधिपति हैं, उन पर पूरा प्रश्न लगा हुआ है। ये भी आए, कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार की स्थिति ऐसी ही रहेगी, बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसे ही रहेगी, कोई सुधार नहीं होगा। सबसे पहला सुधार करना है तो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है विश्वविद्यालयों का, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जी, आपने तो पूरा यहाँ का लूप होल बता दिया। बिहार में लूप होल क्या है, इसी कारण से बिहार में शिक्षा बदहाल है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी कहाँ से बनेगी। शिक्षा का स्तर वही है और कमोबेश यही स्थिति आपके चिकित्सा क्षेत्र में भी है। सब जगह वही हालत है। देखिए, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अपना पीठ थपथपाते हैं अपने। कोई एक भी जनता, एक भी पब्लिक, एक भी इंस्टीट्यूशन, एक भी ऑफिसर ने बिहार के जो एपीएससी है, पीएससी है, रेफरल हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका कोई भी प्रशंसा नहीं किया आज तक। लेकिन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपना पीठ अपने थपथपाते रहते हैं। आपने जिस प्रकार से ऑडिट की बात की, यूनिवर्सिटी की ऑडिट की बात की, क्या आपको नहीं लगता कि एक बार नेताओं का भी ऑडिट हो जाना चाहिए? अरे भाई, सबसे बड़ी बात तो हम दुखी इसलिए हैं कि हमारे एगो सांसद हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में इतनी बड़ी आपत्ति भरी बात कर दी। अरे अपना इंस्टीट्यूशन बहुत कमजोर है। मैंने कल महिला आयोग को एक पत्र लिखा कि संविधान की किस किस धारा के अंतर्गत ये आया और ये जो बीएनएस है या हमारी दंड संहिता है, उसके कौन कौन सेक्शन जरूर आवश्यकता है, या अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो अपनी अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को लिख दीजिए कि दंडात्मक कार्रवाई करे। अगर आप जेल चले गए तो आपको नौकरी चला जाएगा, अगर आप एक बार जेल में चले गए तो आपको कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन नेताओं के लिए सब कुछ खुला हुआ है। अंगूठा छाप है तब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप अंगूठा छाप रहिएगा तो आप जो है तो कोई ऑफिसर नहीं बन सकते। आप किरानी क्लर्क चपरासी तक नहीं बन सकते, वहां भी परीक्षा लिया जाता है। लेकिन ये जो राजनीतिज्ञों को प्रिविलेज दिया गया है कि मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तब भी तुम जो है सो मंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हो, इन सब प्रतीक कई सबको बंद करना पड़ेगा। जेल से आ गए लौट करके फिर भी तुम मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हो, इस सबको खत्म करना पड़ेगा। एक एज लिमिट देनी पड़ेगी। जैसे 60 वर्ष में सब रिटायर कर जाते हैं, तो इन लोगों को भी रिटायरमेंट करवाना पड़ेगा। नहीं तो यही राजनीति गंदी राजनीति, गंदे गंदे लोग राजनीति में कहीं से कुछ बोल देते हैं कि 90% महिलाएं। नहीं, जिस तरह से हमने कहा कि जिस तरह से ऑडिट की बात आपने बाकी लोगों के लिए की, तो क्या इन नेताओं की ऑडिट की आवश्यकता नहीं है कि जिनकी प्रॉपर्टी हर साल। मैं तो ये कहता हूं कि बिहार सरकार के चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की आय को इन्वेस्टिगेट करवा दें तो सबके पास आय से अधिक संपत्ति निकल जाएगी। और नेताओं को तो कुछ करने का काम ही नहीं है। वो अपना नियम कानून लॉ इसी तरह का लाते हैं जो उनको सूट करे, उनको सैलरी मिले, उनको पेंशन मिले, उनको ट्रेवलिंग मिले, उनको सारी सुविधा मिले। ये एक मज़ेदार बात नहीं दिखती आपको? नेताओं की सैलरी और पेंशन वेतन टैक्स फ्री है, तो आप उसके अगेंस्ट में अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उन्होंने जजों की भी सैलरी टैक्स फ्री कर दिया कि हम लोग दोनों रहेंगे तो कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करेगा। भीतर से ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं। देश में 80% और 20% का पॉलिटिक्स चल रहा है। अब देखिए कि कोई बीजेपी का कोई नेता बनना है तो जाएगा, प्रधानमंत्री जाएंगे तो कोई मंदिर में जरूर जाएंगे। क्यों? तो उनको हिंदुओं के वोट को आकर्षित करना।
बीजेपी के सारे नेता अगर कहीं दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान, अरे भगवान उनका कोई ऐसा है नहीं दिल में, लेकिन बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी बनाने के लिए, हिंदुओं का वोट पाने के लिए एक से एक नौटंकी होते रहता है अपने देश में। लेकिन सर, अगर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है तो आपको याद होगा बीजेपी के पहले कांग्रेस के समय में मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही योजनाएं चलती थी और आज 21 योजनाएं चल रही हैं। तो कौन सा हिंदुओं का भला कर रहा है ये लोग? नहीं, देखिए ये सब बात है। देखिए लोग दोनों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों के क्या है ना कि जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है वहाँ मुसलमानों के लिए कुछ ना कुछ योजना ले आएंगे। तो ये लोग ये सत्ता पाने के लिए इतनी कूटनीति, अनीति, राजनीति तो बदनाम हो चुका है। ये यही सब कहना चाहते हैं। ये राजनीति के लिए बात करना है तो एकदम एक अलग दिन लेके आइए। भारतीय राजनीति संक्रमण काल से गुजर रहा है और अगर ये स्थिति रही तो जो सामाजिक समरसता है, जो भाईचारे की स्थिति, जो हमारी संस्कृति रही है, उस पर बहुत बड़ा आघात होने वाला है। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया। व्यस्तम समय में आपको हमने कष्ट दिया। नमस्कार।